इसके बाद हमारे जो अगले वक्ता है उनका मैं संक्षिप्त में परिचय करना चाहूंगा। डॉक्टर वेद प्रकाश डोनगावकर, तत्वज्ञान विभाग प्रमुख, मातोश्री शांताबाई महाविद्यालय वाशिम। इन्होंने महात्मा बसवेश्वर का तत्वज्ञान, भारतीय ज्ञान मीमांसा, उपयोजित नीति शास्त्र की प्रासंगिकता, मध्ययुगीन पाश्चात्य तत्वज्ञान, भारतीय तत्वज्ञान, ये किताबें प्रकाशित की है सर ने। 30 से अधिक शोध निबंध सर के प्रकाशित हुए हैं। सर 2012 के महाराष्ट्र तत्वज्ञान परिषद के सूर्यकांत घुघरे उत्कृष्ट संशोधक ग्रंथ के अभी ग्रंथ का पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है। सर महाराष्ट्र तत्वज्ञान परिषद और अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अजीव सदस्य है। इसी अल्प परिचय के साथ मैं डॉक्टर वेद प्रकाश डोनगावकर सर को विनती करता हूं कि आप आपके विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्कार। मुदोजी महाविद्यालय फलटन और प्राचार्य शिवाजीराव भोसले विचार मंच द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस में भारतीय दर्शन में बुद्धिवाद इस विषय पर बात रखते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और मुख्य रूप से प्रसन्नता इस बात के लिए हो रही है कि इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वह प्राचार्य शिवाजीराव भोसले जी के स्मृति में रखा गया है। प्राचार्य शिवाजीराव भोसले का मैं प्रत्यक्ष विद्यार्थी तो नहीं था, किंतु मैं उनका श्रोता जरूर था। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो। ओके। मैं विद्यार्थी था तब शिवाजीराव भोसले सर एक बार हमारे महाविद्यालय में आए थे। मेरे पिताजी प्रोफेसर E.R. मठवाले उनके स्नेही थे। उनके माध्यम से हमने भोसले सर को सुना है। भोसले सर को सुना तभी लगा कि कुछ अलग बात इस व्यक्तित्व में है। और फिर बाद में भोसले सर की किताबें मुझे मिली। उसमें दीपस्तंभ है, देश विदेशी से दार्शनिक है, प्रेरणा है। इन सब किताबों को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि एक व्यक्ति जिसके चिंतन के विषय इतने सारे हो सकते हैं, अचंभा महसूस हुआ। और लगा कि निश्चित रूप से इस व्यक्तित्व को और जानना चाहिए और समझना चाहिए। अक्सर पिताजी के पास जाके भोसले सर के बारे में पूछता था, उनसे कुछ जानने की कोशिश करता था। मैंने एक अनुभव किया कि भोसले सर अपने वक्तव्य में छोटे छोटे वाक्य प्रस्तुत करते थे। और दूसरा एक अनुभव यह किया कि वे अपने किसी भी वाक्य को पुनः नहीं दोहराते थे। मैंने सोचा सोच बड़ी है, ज्यादा विचार है, जल्दी जल्दी बोल के निकलना है, तो फिर ये तो सोचना गलत हो सकता है। फिर मैंने और सोचा कि भोसले सर की ये जो मेथड है, इसके पीछे क्या राज होगा। तो मुझे ये प्रतीत हुआ कि भोसले सर जो थे वो अपने श्रोताओं को विचार करने पर मजबूर करते थे।
विचार करने का अवसर देते थे। और मेरे ख्याल से जो बुद्धिवादी लोग होते हैं, उनका ये प्रमुख लक्षण है कि वो अपने बात को रखते हैं और सामने वाले को उस पर विचार करने के लिए अवसर देते हैं। तो फिर आज का इस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य विषय है भारतीय दर्शन में बुद्धिवाद, इसके संदर्भ से जब हम बात करेंगे तो ये श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करना, श्रोताओं को विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करना, इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? इस बात को मैं जोड़ता हूँ। तो मुझे लगता है कि इसकी प्रेरणा जो है हमें भारतीय दर्शन से मिलती है। यदि हम भारतीय दर्शन में श्रुति ग्रंथ देखते हैं या फिर सूत्र ग्रंथ देखते हैं, जैनों के गाथा देखते हैं, तो हमें वहां पे भी छोटे-छोटे वाक्य देखने को मिलते हैं। और उन छोटे-छोटे वाक्यों का अर्थ मात्र बहुत बड़ा है। अर्थ को हमको समझना है, अर्थ को हमें लगाना है। ये जो अर्थ लगाने की जो हमें स्वतंत्रता मिली है, ये भारतीय दर्शन की एक विशेषता है और सही मायने में ये बुद्धिवाद की भी विशेषता है। वास्तव में बुद्धिवाद को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास भारतीय दर्शन में हुआ है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। भारतीय दर्शन का बुद्धिवाद पाश्चात्य परंपरा के बुद्धिवाद से अत्यंत भिन्न है। अभी शुक्ला सर कह रहे थे, उसी प्रकार मेरा भी मत है कि हमको पाश्चात्य परंपरा के अनुसार भारतीय बुद्धिवाद को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय दर्शनकार बुद्धि पहले और अनुभव बाद में, या फिर अनुभव पहले और बुद्धि के निर्णय बाद में, इस तरह की चर्चा नहीं करते हैं। अनुभव और बुद्धि दोनों को साथ साथ लेकर भारतीय दर्शनकारों ने भारतीय दर्शन का विकास किया है। हमारे यहाँ भारत में बुद्धिवाद और अनुभववाद के विषय अलग अलग हो सकते हैं। बुद्धि के विषय अलग है, अनुभव के भी विषय अलग है, हो भी सकते हैं, है। किंतु बुद्धि के विषयों को और अनुभव के विषयों को हम कतई एक दूसरे से अलग नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। जब हम उपनिषदों को देखते हैं तो ब्रह्म की बात हुई है। ब्रह्म को समझना है तो उसके लिए तो एक स्तर चाहिए, वो बुद्धि का ही स्तर है। किंतु ब्रह्म को समझाने के लिए उपनिषदकारों ने भी अनुभवों के विचारों का आधार लिया है, यह आपने को देखने को मिलता है। जैसे कि कहीं कहीं लिखा है कि अंगुष्ठ मात्रम शब्द प्रयोग आया है उपनिषदों में। ऊर्ध्व वृक्ष का भी उल्लेख हुआ है। एक जगह जीवात्मा का स्वरूप समझाने के लिए पक्षी का भी उल्लेख हुआ है। जहां हम शंकर वेदांत को देखते हैं तो शंकर वेदांत में खासकर तत्वबोध और विवेक चूड़ामणि में हम देखते हैं कि जब शंकराचार्य ब्रह्म को समझाने की बात करते हैं तो वो शरीर को नहीं छोड़ते, वो अनुभव के विषयों को नहीं छोड़ते। अनुभव के विषयों को लेकर, साथ लेकर ही वो बुद्धि के विषयों को अर्थात ब्रह्म की ओर हमको लेके चलते हैं। और यह भारतीय परंपरा में जो बुद्धि के आधार पर कार्य हुआ है, उसका यह वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षण है, ऐसा हमको समझना चाहिए। बुद्ध और पतंजलि के दर्शन में भी हम देखते हैं कि वह कर्म के साथ में निवृत्ति की बात हुई। कल मैं भेलके सर का वक्तव्य सुन रहा था। भेलके सर ने कहा कि जो इंद्रिय प्रत्यक्ष के विषय होते हैं उसको हम अनुभविक विषय कहते हैं। तो निश्चित है कर्म जो होते हैं वो अनुभव के विषय होते हैं, किंतु निवृत्ति निवृत्ति तो अनुभव का विषय नहीं है, वो इंद्रिय का विषय नहीं है। तात्पर्य वो बुद्धि का विषय है, मोक्ष बुद्धि का विषय है। सो इस प्रकार बौद्ध और पतंजलि के दर्शन में भी बुद्धि का और अनुभव का एकत्रीकरण जो है वो हमें दिखाई पड़ता है।
मैंने पहले ही कहा है कि बुद्धि के विषय अलग हो सकते हैं और अनुभव के विषय अलग हो सकते हैं। इसका प्रत्यय हमको वैशेषिक दर्शन में भी आता है। वैशेषिक दर्शन में जहाँ द्रव्य, कर्म और विशेष के विषय है, वो अनुभव के अंतर्गत हम ले सकते हैं और गुण, सामान्य, अभाव जैसे विषय हम बुद्धि के आधार पर उसकी चर्चा कर सकते हैं। प्रमाणों के संदर्भ में कहा जाता है कि प्रमाण यह पूर्णतः अनुभव के विषय है। पर प्रमाणों के माध्यम से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? प्रमाण तो जहां तक हम न्याय की बात करते हैं तो 16 पदार्थों में से एक पदार्थ जो है वो प्रमाण है और प्रमाण के माध्यम से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो हम निःश्रेयस को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। और ये जो मोक्ष है वो बुद्धि का विषय है। वो प्रत्यक्ष इंद्रिय का विषय हो ही नहीं सकता, है भी नहीं। तो तात्पर्य यह है कि पाश्चात्य परंपरा में जिस तरह से डेकार्त और लॉक के बीच में बुद्धिवाद को लेके, अनुभववाद को लेके संघर्ष दिखाई देता है या संघर्ष है ऐसा बताया जाता है, उस तरह का संघर्ष हमारे भारतीय दर्शन में नहीं देखा जाता, नहीं है। अगर किसी को भारतीय दर्शन में बुद्धिवाद को प्रस्तुत करना ही है, तो मुझे लगता है कि अ, हमें फिर ऐसा कहना चाहिए कि भारतीय दर्शन में जो बुद्धिवाद है, उसके अंतर्गत अनुभूति भी आती है, अनुभव भी आता है, इंद्रिय सन्निकर्ष भी आता है, तर्क भी आता है। ये सारी बातें इस बुद्धिवाद के अंतर्गत आ सकती है, आती है, ऐसा हमें कहना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिवाद के संदर्भ में हम ढेर सारी बातें कह सकते हैं, किंतु मुझे लगता है मुझे जो समय दिया गया है उसको मैंने ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखा है। मुझे इस कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए अवसर दिया मेरे बड़े भाई डॉक्टर सुनील दत्त गौरे जी ने, बड़े बड़े भाई अस्कर जी ने, तो मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और भारतीय दर्शन में जो बुद्धिवाद है उसको फिर कभी विस्तार से समझने के लिए बात करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही गहन विषय को अतिशय सामान्य सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बुद्धिवाद और अनुभववाद में जिस प्रकार का पाश्चात्य दर्शन में संघर्ष है, उस प्रकार का भारतीय परंपरा में संघर्ष नहीं है, ये बात आपने जोर दे के कही है। धन्यवाद सर, आपके